Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 17 of June 2021. तो 17 जून 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड एंड आप उसको शेयर भी कर सकते हैं अमंग योर फ्रेंड्स, है ना। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक इट, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। वी विल एंजॉय दैट टू। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। सबसे पहला आज का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू हॉल मार्किंग स्कीम। हॉल मार्किंग स्कीम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज द स्कीम ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की स्कीम है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली मेड हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी मैंडेटरी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वीजा वुडसैट। तो वीजा वुडसैट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द मिशन ऑफ द सैटेलाइट इज टू टेस्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ वुडन मटेरियल्स इन स्पेसक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स एंड एक्सपोज इट टू द एक्सट्रीम स्पेस कंडीशंस। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। Question number 3 is with reference to the ecological succession, the term seral stage. तो टर्म सेरल स्टेज का मतलब क्या है? फर्स्ट इज इंटरमीडिएट स्टेज इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन, बी इज फाइनल स्टेज इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद देयर एनवायरनमेंट, थर्ड इज सी इज फर्स्ट स्टेज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन एन एरिया, या डी इज फर्स्ट स्टेज ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन इन एरियाज वेयर द नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। तो आपको बताने इनमें से सेरल स्टेज का मतलब क्या होता है। दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इनके आंसर करने की कोशिश आप करिएगा, ठीक है ना। आंसर्स मैं एंड में आपको बता दूंगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो लेट्स मूव टू द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन द हायर एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया, हाउ कैन दीज चैलेंजेस बी ओवरकम। तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन द हायर एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया एंड हाउ कैन दीज चैलेंजेस बी ओवरकम, ये आपको लिखना है कि क्या मेजर चैलेंजेस है हायर एजुकेशन में और इनको कैसे दूर किया जा सकता है। सो दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। प्लीज डू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल। Now let's move ahead to the prelims specific news items। मूव करते हैं और prelims specific news items में आते हैं। पहली जो न्यूज़ है अब वो मैं आपको बता रहा हूँ वीज़ा वुडसैट के रिगार्डिंग। वीज़ा वुडसैट के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लान किया है कि वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट, वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट, अब याद रखिएगा वीज़ा वुडसैट क्या है? वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट है और इसको ये जो है इसको रिलीज किया जाएगा, अर्थ को ऑर्बिट करेगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। द मिशन ऑफ द सैटेलाइट इज टू टेस्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ वुडन मटेरियल्स। तो ये बेसिकली इस मिशन का एम क्या है कि वुडन मटेरियल्स किस तरीके से स्पेस क्राफ्ट स्ट्रक्चर्स के रूप में काम करते हैं और उनको वुडन स्ट्रक्चर्स को जो एक्सट्रीम स्पेस की कंडीशंस में ले जाने के लिए है ये कि वो हीट, कोल्ड, वैक्यूम, रेडिएशन को सह सकते हैं कि नहीं सह सकते एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक। अगर वुडन मटेरियल इतना कारगर साबित होता है तो काफ़ी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी इन द स्पेस जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है ना। तो वीज़ा वुडसैट याद रखिएगा, जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस, दैट इज द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एंड ये रिलीज कहाँ से होगी? ये लॉन्च की जाएगी फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो अगर आपको याद रखना है कि वीज़ा वुडसैट जो है वो एक तो पहली चीज़ क्या कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लान किया है एंड ये फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, वीज़ा वुडसैट इसका नाम है। और कहाँ से ये लॉन्च की जाएगी? ये लॉन्च की जाएगी फ्रॉम न्यूजीलैंड to test the extreme conditions of heat, cold, vacuum, radiation। एंड ये देखना है कि क्या वुडन जो सैटेलाइट्स हैं वो इतनी कारगर होती इन सारी चीज़ों को सहने में, इन सारी चीज़ों को झेलने में, और अगर ऐसा हो गया तो इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द स्पेस मिशंस ड्रास्टिकली, है ना। एंड इट विल बी लॉन्च टू स्पेस बाय द एंड ऑफ 2021। 2021 खत्म होने से पहले इसको लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम द माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स। माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स, ये भी आप याद रखिएगा चीज़। इट विल बी लॉन्च फ्रॉम द माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स इन न्यूजीलैंड। सो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। एंड दिस सैटेलाइट इज डिजाइंड एंड बिल्ड इन फिनलैंड। अब ये बनाई कहाँ गई है सैटेलाइट? ये बनाई गई है फिनलैंड में। इट विल ऑर्बिट एट 500 to 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड।
500 से 600 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे ये वहाँ पे रोटेट करेगी अराउंड द ऑर्बिट, एंड इट विल बी इन रफली पोलार सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो पोलार ऑर्बिट पे रहेगी, पोलार सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे इसको रखा जाएगा। एंड वीजा वुड सेट जो इट इज अ 10 सेंटीमीटर नैनो सैटेलाइट, 10 by 10 by 10, ठीक है ना। तो ये कैसी सैटेलाइट है, 10 by 10 by 10, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो ये याद रखिएगा, वीजा वुड सेट 10:10:10 के रेशियो में सैटेलाइट है, एंड इट इज अ नैनो सैटेलाइट बिल्ट अप फ्रॉम द स्टैंडर्डाइज्ड बॉक्सेस एंड सरफेस पैनल्स मेड फ्रॉम प्लाईवुड। अब एक और सवाल आपसे यूपीएससी स्टेटमेंट के रूप में दे सकता है कि इसका हर पार्ट वुडन है, तो ये तो देखो पॉसिबल नहीं है। अगर उन्होंने ये दे दिया कि इसका हर पार्ट वुडन है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। एल्यूमिनियम का भी यूज़ किया जाएगा, थोड़े बहुत कुछ अलग चीज़ें भी लगाई जाएंगी, है ना। तो कुल मिलाकर के अगर यूपीएससी इस तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश करे कि हाँ ये जरूर है कि इट इज़ द फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, बट अगर उन्होंने लिख दिया कि इट इज़ 100% मेड फ्रॉम वुड और इसमें कुछ और यूज़ नहीं किया गया, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम का भी यूज़ है। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। So these are the things जिन तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रॉम दिस न्यूज आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट सेम। अगली जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स ऑफ 2021। तो इंडिया ने बहुत लंबी रैंकिंग ली है, जाइंट लीप ली है, एंड नाउ इंडिया हैज़ मूव्ड टू रैंक 14 इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। मतलब चैरिटीज देने के मामले में इंडिया जो है विश्व के 14वें नंबर की कंट्री बन चुकी है, 14th नंबर की कंट्री बन चुकी है, ठीक है ना। तो कोविड-19 पैंडेमिक में काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा चैरिटीज़ भी की गई, और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो ये एक अच्छा एस्पेक्ट था कि लोगों ने अपना अच्छा साइड भी दिखाया कोविड-19 में। स्पेशली हमने देखा, देखो बाकी चीज़ें ठीक है कि कई लोग प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया, लेकिन मदद के रूप में काफ़ी लोगों ने सामने आए, काफ़ी लोग मदद करने के लिए सामने आए, ठीक है ना। तो ये जो रिपोर्ट है ये निकाली जाती है बाय चैरिटीज़ एड फाउंडेशन। पहली चीज़ तो ये बेसिक फैक्ट याद रखिएगा कि चैरिटीज़ एड फाउंडेशन इसको निकालता है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो रैंकिंग में गिर गई हैं, जैसे कि अगर नॉर्वे का हम देखें या हम अमेरिका की बात करें, तो ये सब इसमें गिर गई हैं इस रेटिंग में, चैरिटीज़ एड फाउंडेशन की इस रैंकिंग में, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। बट इंडिया हैज़ नॉच्ड द 14th प्लेस इन दैट, ठीक है ना। और जो हमारा 10 साल की एवरेज रैंक थी वो 82 थी। अगर आप देखें तो 10 साल की एवरेज रेटिंग जो हमारी थी वो 82nd थी, मतलब 82 रैंक पे थे हम एवरेज रेटिंग पिछले 10 सालों में। बट नाउ वी हैव मूव्ड टू अवर वेस्ट रैंकिंग ऑफ 14, 14वीं रैंक पे हम आ चुके हैं। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स ऑफ 2021 इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली बीन वर्किंग इट्स वे अप। 2017 में हमारी रैंकिंग थी 124, 2018 में हमारी रैंकिंग थी 51, और 2019 में हमारी रैंकिंग थी 19। तो हमारी रैंकिंग बढ़ती गई है। 17 में 124वीं रैंक पे थे, 2018 में हम 51वीं रैंक पे थे 51st, एंड 2019 में हम 19th रैंक पे थे। इस साल जो टॉप किया है वो इंडोनेशिया ने टॉप किया है इंडेक्स को, फॉलोड बाय कीनिया एंड देन नाइजीरिया, ठीक है ना। तो पहले इंडोनेशिया रैंक 1 थी, इसके बाद कीनिया आई, फिर नाइजीरिया आई है। इंडिया की 14th रैंक थी। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट क्लाइंबर्स इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। तो इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट क्लाइंबर्स इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। दैट इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया, एंड इट इज रिलीज्ड बाय द चैरिटीज एड फाउंडेशन। ये आप याद रख सकते हैं। यूएस, कनाडा, आयरलैंड, यूके, इन सब की रैंकिंग जो है वो डिक्लाइन हुए। दे हैव ऑल फेल्ट आउट ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग्स। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है जो कि इंडिया के लिए है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तीसरी जो न्यूज़ है वो है सेंझू 12। व्हाट इज दिस सेंझू 12? सो चाइना इज गोइंग टू लॉन्च द फर्स्ट क्रू टू द न्यू स्पेस स्टेशन। तो चाइना अपना नया स्पेस स्टेशन बना रहा है। आप सबको पता है कि चाइना अपना नया स्पेस स्टेशन बना रहा है, एंड जो ये सेंझू 12 है ये उसका नाम है, दैट इज द नेम ऑफ द न्यू मॉड्यूल ऑफ दैट स्पेस स्टेशन, एंड चाइना इज गोइंग टू लॉन्च द फर्स्ट क्रू देयर, है ना। तो यहाँ पे 3 व्यक्तियों को चुना गया है चाइना द्वारा, नी हाइशेंग को, लियू बोमिंग को, एंड तैंग होंगबो को। दे आर द पीपल हु आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड द 3 months लिविंग टाइम देयर एंड वर्किंग अबोर्ड द तियानहे मॉड्यूल। तो कोर मॉड्यूल, जो पहला कोर मॉड्यूल तियानहे मॉड्यूल था, जिसको मैंने बताया था आपको कि चाइना ने रिलीज किया है तियानहे मॉड्यूल, सो दैट विल बी देयर, एंड इट इज 236 यानी 380 किलोमीटर अबव द अर्थ है, 380 किलोमीटर अबव द अर्थ, एंड दिस इज द न्यू स्पेस स्टेशन विच चाइना इज गोइंग टू बिल्ड। तियानहे इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल इन दैट। वैसे काफ़ी चीज़ें चाइना ने भी रिसेंटली की है ना।
एंड इट विल बी द चाइनाज लॉन्गेस्ट क्रूड स्पेस मिशन, है ना, सबसे बड़ा क्रूड स्पेस मिशन रहेगा, 3 लोगों को भेजा जाएगा इसमें। एंड दिस शेंझू 12 कैप्सूल बेसिकली जो है ये जाएगा लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के साथ, लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के साथ शेंझू 12 कैप्सूल विल बी रिलीज। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। और मार्स से इनका झुरोंग रोवर भी है, तो ये भी याद रखिएगा कि चाइना का ही है झुरोंग रोवर, दैट इज फॉर द मार्स। ठीक है, तो दीज आर द न्यूज आइटम्स फ्रॉम दिस एंड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, मैप ऑफ द डे पे आते हैं। तो आज का जो मैप लिया है मैंने वो लिया है कि वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके 7 समिट्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो 7 समिट्स में 6 तो हैं जो बिना किसी डिस्प्यूट के हैं, बट एक ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे डिस्प्यूट है कि कौन सा सबसे ऊंचा है सबसे नहीं। ठीक है, तो नॉर्मल जिनके नहीं एटलीस्ट 6 तो हमको पता रहे। तो जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें सबसे ऊंचा जो है वह है हाईएस्ट माउंटेन माउंट मैकिनले, इसको माउंट देनाली भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द देनाली। अगर आपको कहीं मैकिनले नहीं मिला और देनाली लिखा हुआ आया तो देनाली को गलत मत कर देना, माउंट मैकिनले या माउंट देनाली, बोथ आर करेक्ट। दैट इज द थिंग विच यू नीड टू नो। दिस इज द फर्स्ट नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका की बात करें तो एकोनकागुआ, द माउंट एकोनकागुआ इज द हाईएस्ट, दैट इज वेरी वेरी करेक्ट, है ना, माउंट एकोनकागुआ दैट इज द हाईएस्ट वन। देन हम एंटार्क्टिका की बात करें, अगर एंटार्क्टिका की बात करें तो सबसे ऊंचा है विंसन मैसिफ, याद रखिएगा विंसन मैसिफ इज द हाईएस्ट माउंटेन देयर। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका का हमने देखा माउंट मैकिनले या माउंट देनाली। सेकंड हमने देखा साउथ अमेरिका का माउंट एकोनकागुआ, एकोनकागुआ हमने देखा। तीसरा हमने एंटार्क्टिका का देखा विंसन मैसिफ, रिमेंबर द नेम विंसन मैसिफ। देन यूरोप की अगर हम बात करें तो माउंट एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस इज द हाईएस्ट देयर। ठीक है ना, तो यूरोप की बात करें तो माउंट एल्ब्रस इज द हाईएस्ट वन, इसको याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की तो माउंट किलीमंजारो, याद रखिएगा माउंट किलीमंजारो, दिस इज द नेम ऑफ द अफ्रीकन हाईएस्ट माउंटेन। ठीक है ना, तो फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। नॉर्थ अमेरिका का माउंट मैकिनले या माउंट देनाली, साउथ अमेरिका का माउंट एकोनकागुआ, एंटार्क्टिका का विंसन मैसिफ, यूरोप का एल्ब्रस, आपका अफ्रीका का माउंट किलीमंजारो, देन एशिया का माउंट एवरेस्ट, एशिया का माउंट एवरेस्ट, रिमेंबर दैट एशिया का क्या है माउंट एवरेस्ट। देन अब हम आते हैं थोड़ा ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में। तो मैं बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में अमूमन जो आप सुनेंगे वो सुनेंगे माउंट कॉशियस्को को, माउंट कॉशियस्को को, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें। ठीक है ना, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो माउंट कॉशियस्को को आप सुनेंगे। लेकिन अगर इसमें ओशियानिया वाला पार्ट इंक्लूड कर दिया, ओशियानिया का पार्ट इंक्लूड अगर कर दिया तो फिर इसमें कई लोग इसको माउंट कार्स्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, हाईएस्ट माउंट कार्स्टेंस को भी कहते हैं, या कई लोग इसको माउंट विल्हेल्म भी बोलते हैं, माउंट विल्हेल्म को भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यही थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज़ें रहती है, लेकिन इसको याद रखिएगा ऑप्शन के ऊपर आप जाइएगा। अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है तो वो माउंट कॉशियस्को अगर है तो माउंट कॉशियस्को को कर दीजिएगा, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है ना, अगर ऑस्ट्रेलिया का पूछता है और माउंट कॉशियस्को ऑप्शन में है तो आप माउंट कॉशियस्को ही करिएगा। बट अगर ऑप्शन में माउंट कॉशियस्को नहीं है फिर कार्स्टेंस या विल्हेम को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो कॉमन सेंस रहेगा, अगर ऑप्शन में कॉशियस्को है तो आप कॉशियस्को ही करिएगा क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 7 पीक्स ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन समिट्स आपको याद हो गए होंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। नाउ लेट्स कम टू द एडिटोरियल पार्ट। अब हम आते हैं एडिटोरियल पे। पहला जो एडिटोरियल है वो है रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लोज, यस, कॉज फॉर सेलिब्रेशन नो। तो ऑथर ने यहाँ पे बोला कि ये जो ईयर था, अगर आप रिपोर्ट देखें, डाटा देखें, तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें एफडीआई इनफ्लोज आपको हाईएस्ट लेवल पे दिखेगा, बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है ना, लेकिन क्या ये कॉज ऑफ सेलिब्रेशन है? क्या ये खुशी की बात है? नहीं। इन्वेस्टमेंट बढ़ा है फिर भी खुशी की बात क्यों नहीं? ऑलरेडी मैंने ये चीज़ ऑल्सो एक आर्टिकल में डिस्कस किया था, आई थिंक 10 से 15 दिन पहले एक आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था ये चीज़। बट लेट मी टेल यू अगेन। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि अगर आप एफडीआई का डिसएग्रीगेशन करें, मतलब कि अगर आप सेग्रीगेट करें कि कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट आया है, तो टोटल इनफ्लोज जो है वो हमारे बढ़े हैं, टोटल इनफ्लोज हमारे बढ़े हैं, नो डाउट, मतलब कि इनकमिंग मनी हमारे यहाँ बढ़ी है। लेकिन अगर आप उसका डिसएग्रीगेशन करेंगे तो आरबीआई की रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि जो नेट रिपैट्रिएशन या डिसइन्वेस्टमेंट है
उसके कारण मतलब कि जो एफडीआई ओवरऑल जो एफडीआई इन्फ्लुएंस है, केवल एफडीआई की अगर हम बात करें, जिसमें कि एक्चुअल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, एक्चुअल शेयर होल्डिंग होती है, और उसमें जिसमें कि जो फॉरेन कंपनी है वह एसेट्स लेकर के आती है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ लेकर के आती है, वो डिक्लाइन हुआ है 2.4%। बाकी जो बढ़ने वाली चीज़ है वो क्या थी? वो थी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और रिपेट्रिएशन डिसइन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना? तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी, मतलब कि डिसइन्वेस्टमेंट और रिपेट्रिएशन हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ा है रादर देन एक्चुअल एफडीआई। तो एक्चुअल एफडीआई हमारे यहाँ नहीं बढ़ा है, हमारे यहाँ नेट इन्फ्लोज बढ़े हैं, हमारे यहाँ रिपेट्रिएशन डिसइन्वेस्टमेंट का मनी बढ़ा है, हमारे यहाँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। बट जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल नो हाउ आता है, जिसमें आपके मतलब कहना चाहिए कि टेक्नोलॉजी लेकर के आती है सामने वाली कंपनी या कंट्री, तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ कम हुई है। एंड फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है या इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है, ये हॉट मनी होता है, दिस इज द हॉट मनी। और ये हॉट मनी जो रहती है ये कभी भी जा सकती है, ये सिर्फ क्विक प्रॉफिट बनाने के लिए आती है। तो उस पैसे को देख करके हमको खुश नहीं होना चाहिए जो कभी भी यहाँ से उड़ जाए। मतलब आपका मार्केट अगर स्ट्रांग है, आपके यहाँ अगर प्रॉफिट ज़्यादा बन सकता है, तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपके कंट्री में रहेगा, और जैसे ही उनको पता चलेगा कि आपके यहाँ अब प्रॉफिट नहीं रहा या आपके यहाँ प्रॉफिट नहीं हो सकता, दे विल श्योरली रन अवे। तो इसको हॉट मनी कहते हैं। तो दिस इज द रीजन। फर्स्ट जो ऑथर ने बताया कि 2 रीजन बताएं कि क्यों बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है। दूसरी चीज ऑथर ने कही है इन्वेस्टमेंट का नेचर। जो बल्क ऑफ द स्टेटमेंट है उसका नेचर ये है कि दे आर मेयर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विदाउट क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स। तो ये जो पैसा आ रहा है ये इक्विटीज में, शेयर होल्डिंग में ज्यादातर आ रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है कि शेयर्स, भाई देखो, आप शेयर चाहो तो आज खरीद लो, कल चाहो तो आप बेच दो। तो आज मैंने अगर आपके शेयर खरीद लिए तो आपके यहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, लेकिन कल को मैं ये शेयर अगर बेच दूंगा तो इन्वेस्टमेंट घट भी तो जाएगा। तो ऑथर वही कह रहा है कि जो नेचर है इन्वेस्टमेंट का वो मेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स है, ना कि कोई प्रोडक्टिव एसेट। मतलब कि ऐसा नहीं हो रहा कि हम कंट्री में आ रहे हैं, एक बिल्डिंग हमने बनाया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया, एक ऑफिस बनाया, एक प्रोडक्शन यूनिट बनाया। भाई ये सब चीज़ें बने तब तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, एक्चुअल में फिर आपका इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। बट सिर्फ शेयर्स की बाइंग सेलिंग हो रही है तो क्या वो कोई प्रोडक्टिव एसेट है? नहीं है। तो ऑथर ने वही कहा है कि प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, जस्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर होल्डिंग है। एंड ये जो है फिर एफडीआई के जो क्लेम्स हैं गवर्नमेंट करती है, मिनिस्ट्री करती है, उनको फिर बेलिटिल कर देते हैं, उनको फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तीसरी चीज जो ऑथर ने कही है कि वो जो मेजर शेयर्स आ रहे हैं वो सर्विसेज सेक्टर में आ रहे हैं। 80% ऑफ द टोटल इनफ्लोज इज इन द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। देन अगर हम देखें कि जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, यहाँ पर नहीं आ रहा है ज़्यादा। इंडिया को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि प्रोडक्शन और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनमें ज़्यादा है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जो है वो इसी पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन पे। और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, आपको पता है PLI स्कीम भी हमने लॉन्च की है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को भी हमको यूज़ करना है, क्योंकि उसी से बाकी सेक्टर्स का डेवलपमेंट डिपेंडेंट है। तो ऑथर का यही कहना है कि जो मेजर इनकमिंग मनी है वो किस में आ रही है? वो आ रही है IT सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में, और आपको चाहिए किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में, आपको चाहिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स में। तो कुल मिलाकर के जो इनकमिंग मनी है वो बहुत ही स्क्यूड पैटर्न है उसका बहुत ही मतलब कहना चाहिए इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इन द इनकमिंग मनी। सो दैट इज द थिंग विच इज देयर। एंड ऑथर ने यही कहा है कि इसीलिए हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो सकते फ्रॉम दीज इनकमिंग मनी। अगला जो आर्टिकल है वह एनर्जी इनएफिशिएंसी कैन शॉर्ट सर्किट द कूलिंग इंडिया। सिंपल सा आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक ही पॉइंट को हाईलाइट किया गया है। ये किया गया है कि जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, ऑब्वियसली बात है, हीट वेव्स बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, ओवरऑल एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसमें जो इंडिया की कूलिंग नीड्स होंगी वो बढ़ेंगी। जब कूलिंग नीड्स बढ़ेंगी तो धीरे धीरे और ज़्यादा AC का यूज़ किया जाएगा। आज हमारे यहाँ इतने AC नहीं लगे हैं, बट अगर हम अगले 10 सालों की और अगले 20 सालों की बात करें तो जो इंडिया
इंडिया का कूलिंग एनर्जी यूज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंडिया विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी यूजर फॉर कूलिंग। ऑथर का ये कहना है कि अगले 20 सालों में इंडिया विल बी द लार्जेस्ट एनर्जी यूजर फॉर कूलिंग, ठीक है ना। तो ऑथर ने इसमें यह कहा है कि अगर ऐसी कंडीशन में हम इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं या इनएफिशिएंट एसी का यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। दोनों ही एफर्ट, मतलब एक तो एनर्जी एफिशिएंसी को भी नुकसान पहुंचाएगा और दूसरी चीज़ जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी एक्सासरबेट कर देगा उसकी प्रॉब्लम को। इसलिए ऑथर ने सजेशन क्या दिया है, ऑथर ने सजेशन ये दिया है कि हमको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हम जो कूलिंग इक्विपमेंट्स हैं, जो एसीज हैं, उनको किस तरीके से एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं और किस तरीके से उनके एमिशन लेवल को कम से कम रख सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने यहाँ पे स्टार मार्किंग जो होती है, स्टार लेबलिंग जो होती है एसीज में, उसके बारे में भी मेंशन किया है कि जो यूजर्स हैं उनको स्टार लेबलिंग के बारे में अवेयर करो, उनको समझाओ कि भैया 3 स्टार एसी 5 स्टार एसी में क्या डिफरेंस है ना। कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता रहती है ना। तो दे शुड बी अवेयर अबाउट दैट स्टार लेबलिंग एंड सस्ते के चक्कर में ऐसी चीज़ ना लें जो कि अल्टीमेटली देश को और पूरे विश्व को नुकसान पहुंचाए। एंड देयरफॉर दिस इज द आइडिया विच ऑथर सेज कि जरूरी है। इसके अलावा दूसरे सोल्यूशंस भी ऑथर ने बताए, जैसे कि उन्होंने कहा है कि पैसिव टेक्निक्स, पैसिव कूलिंग अल्टरनेटिव्स का यूज़ करो। पैसिव कूलिंग अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या है कि आप बिल्डिंग को इस तरीके से एफिशिएंट बनाओ कि उसमें ज़्यादा गर्मी ना लगे, है ना। बिल्डिंग का डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो, थर्मल कंफर्ट के हिसाब से आप मतलब कूलिंग और इन सब की चीज़ें, क्रॉस वेंटिलेशन जो अंदर होता है, घरों के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन की फैसिलिटी कई बार नहीं हो दिखती, तो ये क्रॉस वेंटिलेशन करके और पैसिव कूलिंग अल्टरनेटिव्स याद रखिएगा, जिसको एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग डिज़ाइंस कहा जाता है, उसको आप थर्मल कंफर्ट के हिसाब से बना सकते हैं और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए। आपको ड्राइव देनी है टू यूज़ द एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़, ठीक है ना। एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। मैंने समझाने में आई होप आपको सफलता हासिल की होगी। अगला आर्टिकल है अ सीसॉ ऑफ साइंस एंड स्यूडो साइंस। सेम इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई गई हैं। ऑथर ने केवल ये मेंशन किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं कई बार तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बातें करते हैं, मार्स में जाने की बात करते हैं, क्रूड मिशंस की बात करते हैं, गगनयान की बात करते हैं, और कई बार वही जो है कि वायरसेस को, कोविड वायरस को भगाने के लिए उन्होंने थाली को बजाने की बात की थी। दिस इज़ व्हाट द ऑथर इज सेइंग, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट इंटायरली ऑथर का व्यू पॉइंट है, लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे लिखा भी, उन्होंने कहा है कि है ना, तो यहाँ पे उन्होंने देखो लिखा भी है। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई हैव रेड फ्रॉम दिस आर्टिकल। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है। अब आगे ऑथर ने यहाँ पे चीज़ें बताई कि दिस इज अ सीसॉ टाइप सिचुएशन, और एक कंसेप्ट जो ऑथर ने दिया है मैं आपको बस वो बताता हूँ, कार्गो कल्ट साइंस। तो कार्गो कल्ट साइंस क्या होता है मैं आपको यह दिखाता हूँ। ये फेनमैन का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट थे, फिजिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, नोबेल प्राइज विनर जिनका नाम था रिचर्ड फेनमैन। ये देखो लिखा है रिचर्ड फेनमैन। ही कॉइंड द टर्म कार्गो कल्ट साइंस, cargo cult science to describe all kinds of pseudo sciences that passed off for science over the ages, जिसमें superstitions, black magic, voodoo, witch doctors, astrology, mind reading, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो स्यूडो साइंसेस जो है उनको कार्गो कल्ट साइंस कहा था रिचर्ड फेनमैन ने। दिस इज द कंसेप्ट विच आई वांटेड टू गिव यू इन दिस आर्टिकल, है ना। और ये कार्गो कल्ट साइंस वाज हिज फ्रेज फॉर द रिसर्च दैट मिमिक्ड साइंस, मतलब कि कार्गो कल्ट साइंस, उसने ऐसी साइंस को बोला था जो कि साइंस को मिमिक कर रही थी बट उसके क्लोज नहीं जा पा रही थी, ठीक है ना। इट गार्नर्ड पब्लिक एक्सेप्टेंस, लोगों ने इसको एक्सेप्ट जरूर किया है। कार्गो कल्ट साइंस के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लोग उसको एक्सेप्ट जरूर करते हैं, बट इट इज नॉट एक्चुअल साइंस, इट इज स्यूडो साइंस, एंड दैट इज द कार्गो कल्ट साइंस विच रिचर्ड फेनमैन नोबेल प्राइज विनर ऑथर हैज सेड, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, एंड दिस इज द कंसेप्ट विच आई वांटेड टू गिव यू दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो आर्टिकल है, चौथा आर्टिकल आज का, वो है हायर एजुकेशन एंड कोविड-19। अब यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि हायर एजुकेशन जो कैंपसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोविड के बाद और ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि देखो
यूजीसी अपनी गाइडलाइंस दे रहा है। यूजीसी गाइडलाइंस दे रहा है कि भाई आपके यहाँ जो कैंपस में स्पेसेस हैं उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लोगों को प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट दीजिए, लोगों का टेम्परेचर थर्मल स्कैनर से मेजर करते रहिए, ये सारी चीज़ें करिए, ठीक है ना। कैंपस इसकी डिज़ाइन को चेंज करने की बात की जा रही है। ऑथर ने यहाँ पे प्रॉब्लम्स हाईलाइट की हैं। पहली प्रॉब्लम जो ऑथर हाईलाइट करता है वो ये कर रहा है कि भैया पहली चीज़ तो आप मुझे बताओ कि हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, स्पेशली जो स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पास क्या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है? आर दे हैविंग इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डू ऑल दीज थिंग्स? पहली चीज़, आप बजटरी एलोकेशन में उनका एलोकेशन बढ़ा नहीं रहे, यू आर नॉट इंक्रीजिंग द बजट एलोकेशन फॉर दीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। आप जब बजटरी एलोकेशन नहीं बढ़ाओगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कॉलेजेस जो है वो डिसइंफेक्टेंट और ये हर जगह सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर्स और ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर पाएगा? दे विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड दैट, ठीक है ना। एंड आपको करना क्या चाहिए कि इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एक्स्ट्रा बजटरी एलोकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ कि चलो सेंटर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको तो दे भी दोगे आप, लेकिन स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ का क्या? तो स्टेट गवर्नमेंट को भी सीरियसली लेना चाहिए और फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए टू दीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ताकि वो जो कोविड-19 क्राइसिस है उनको मैनेज कर सकें। सजेशन ऑथर ने ये दिया कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से इनको पैसा दिया जा सकता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से इनको पैसा दिया जा सकता है। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, इंडिया टू लॉन्च डीप ओशियन मिशन। इंडिया जो है वो डीप ओशन मिशन लॉन्च करने वाला है। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है डीप ओशन मिशन, जो बहुत दिनों से पेंडिंग था, ठीक है ना। इंडिया ने अप्रूव कर दिया है डीप ओशन मिशन, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। अब देखो इसके अंदर है क्या क्या, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ सबमर्सिबल व्हीकल दैट विल अलाउ अ क्रू टू प्लंज 6000 मीटर्स इनटू द ओशियन एंड हंट द फ्लोर फॉर प्रीशियस मेटल्स। तो एक्चुअली में जो ये डीप ओशन मिशन है, इसमें एक्चुअली में पीएमएन, आपने पीएमएन का नाम सुना है कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, इसको बोलते हैं पॉली मेटेलिक नोड्यूल। एक नोड्यूल रहता है इस तरीके से बना रहता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के मिनरल्स रहते हैं, अलग अलग तरीके से प्रीशियस मिनरल्स इसमें अटैच रहते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स। तो ये एक्चुअली में जो ये मतलब एक्सप्लोरेशन होता है, ये पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स के लिए होता है, और ये जो मतलब कहना चाहिए कि प्रीशियस मेटल्स के लिए एक्सप्लोरेशन है। तो 6000 मीटर डीप प्लंज करने के लिए सबमर्सिबल डेवलप किया जाएगा इसी डीप ओशन मिशन के अंतर्गत, ठीक है ना। एंड इंडिया विल बी अमंग हैंडफुल ऑफ कंट्रीज एबल टू लॉन्च एन अंडर वाटर मिशन एट सच डेप्थ। अगर इंडिया करने में ऐसा सफल हो जाता है तो इंडिया विल बी अमंग द हैंडफुल ऑफ कंट्रीज जो कि इस डेप्थ में 6000 मीटर की डेप्थ में ऐसा काम कर पाए, 6 किलोमीटर तक डीप जा करके ये काम कर पाए, ठीक है ना। ये जो मिनिस्ट्री है इसके अंतर्गत वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, विच विल बी द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस मिशन। तो ये मिशन इंप्लीमेंट करने के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है कौन सी है, वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, दैट विल बी द मिनिस्ट्री फॉर दैट, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको ये पता रखनी है कि इसमें 6 कंपोनेंट, देयर आर 6 कंपोनेंट्स अंडर दिस प्रोग्राम। इसके अंदर 6 कंपोनेंट है, जिसमें पहला है मैंड सबमर्सिबल। इसके अंदर मैंड सबमर्सिबल बनाया जाएगा, वो सबमर्सिबल रहेगा जो कि ड्रिल करेगा 6000 मीटर की डेप्थ पे जा करके, 6000 मीटर की डेप्थ पे ड्रिल करने के लिए जो सबमर्सिबल है, दैट विल बी द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दैट। इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम विल ऑल्सो बी डेवलप्ड। इसके एक साथ एक इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम डेवलप होगा फॉर माइनिंग द पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एट दोज। देखो यहाँ पे लिखा है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स लिखा हुआ है ना, तो इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम, इसको याद रखना है। कंपोनेंट 1 है सबमर्सिबल जो कि 6000 मीटर की डेप्थ तक ड्रिल कर सके, और दूसरी चीज एक माइनिंग इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम, इसको याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम याद रखिएगा। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज। तो दूसरा जो कंपोनेंट है डेवलपिंग एन ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, जिसमें डेवलपिंग अ सूट ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड मॉडल्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रोवाइड फ्यूचर प्रोजेक्शंस ऑफ इंपॉर्टेंट क्लाइमेट वेरिएबल्स। तो ओशियन के रिगार्डिंग जो क्लाइमेटिक वेरिएबल्स हैं उनके रिगार्डिंग एक एडवाइजरी डेवलप की जाएगी इन द सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है ना। तो जो ओशन कंपोनेंट है, ओशन का इन्वायरमेंटल कंपोनेंट एस्पेक्ट है, उसको भी ध्यान देने के हिसाब से ये एडवाइजरी जो है वो
डेवलप की जाएगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल कि जो क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी है दैट विल बी डेवलप्ड अंडर दिस सेकंड कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकंड कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये डेवलप किया जाएगा, ठीक है ना, ताकि फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें क्लाइमेट चेंज वेरिएबल्स के बारे में ध्यान दिया जा सके। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। तीसरा जो कंपोनेंट है, द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस मिशन इज सर्चिंग फॉर डीप सी फ्लोरा एंड फौना। डीप सी फ्लोरा एंड फौना जो है वो इसके तीसरे कंपोनेंट में आएंगे, जिसमें कि देखो अब पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स देखा ही जाएगा, साथ ही साथ आपका ये डीप सी में क्या फ्लोरा है, डीप सी में क्या फौना अवेलेबल है, इसको भी स्टडी किया जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि क्या उसको हम सस्टेनेबली यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो दैट इज अनदर कंपोनेंट। द फोर्थ कंपोनेंट इज टू एक्सप्लोर एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ हाइड्रोथर्मल मिनरल्स। तो चौथा जो कंपोनेंट है वो एक्सप्लोर करना है एंड आइडेंटिफाई करना है हाइड्रोथर्मल मिनरल्स को दैट आर द सोर्सेज ऑफ प्रीशियस मेटल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। तो हाइड्रोथर्मल मिनरल्स जो कि प्रीशियस मेटल्स बनाते हैं उनको स्टडी करना है, उनको पता लगाना है, उनके सोर्सेज को देखना है कि किस सोर्सेज से ये प्रीशियस मेटल्स आ रहे हैं, ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है ना। फिफ्थ कंपोनेंट इन्वॉल्व करता है स्टडीइंग द एंड प्रिपेयरिंग डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन फॉर ऑफ शोर ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। तो ऑफ शोर ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन को डेवलप करने के लिए जो कंपोनेंट है वो फिफ्थ कंपोनेंट है, क्या है, वो इंजीनियरिंग डिटेल्स स्टडी करना एंड डिटरमाइन करना जो कि ऑफ शोर ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन पावर्ड डीसैलिनेशन प्लांट्स को स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है ना। तो ओटेक एनर्जी का यूज करके डीसैलिनेशन प्लांट्स को डेवलप करना, ये पांचवा कंपोनेंट है। द फाइनल कंपोनेंट जो सिक्स्थ कंपोनेंट है, फाइनल कंपोनेंट है, इट इज एम्ड एट ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ ओशन बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो ओशियन बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में एक्सपर्ट्स को डेवलप करना, उनको ग्रूम करना, दिस इज द सिक्स्थ कंपोनेंट, ठीक है ना। इसका एम क्या रहेगा, ऐसे लोगों को डेवलप करना, एक ऐसी वर्कफोर्स बनाना जो कि एक्सपर्ट हो इन द फील्ड ऑफ ओशन बायोलॉजी एंड ओशन इंजीनियरिंग, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये 6 कंपोनेंट्स आप याद रखिएगा। अब एक और लास्ट मैं चीज आपको बताता हूँ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी याद रखिएगा, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि ऑर्गेनाइज करती है, रेगुलेट करती है एंड कंट्रोल करती है ऑल द मिनरल्स रिलेटेड एक्टिविटीज। याद रखिएगा ये अनक्लॉज के अंतर्गत एक बॉडी है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये क्या काम करती है, ये रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है ऑल द मिनरल एक्टिविटीज, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर किंगस्टन जमैका में, किंगस्टन जमैका में इसका हेडक्वार्टर है। 1994 में ये स्टैब्लिश किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी कब स्टैब्लिश किया गया था तो 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। एंड इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन। अनक्लॉज के अंतर्गत इसको बनाया गया है, ठीक है ना, अनक्लॉज के अंतर्गत। अब अभी बेसिकली इसने ही पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, जो इंडियन ओशन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का एक्सप्लोरेशन है, यानी कि डीप सी मिशन के लिए जो मेन चीज़ है, जो अप्रूवल है, वो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ही देता है। और करेंटली 13 कंट्रीज़ को ये अथॉरिटी मिली हुई है, 13 कंट्रीज़ को ही ये परमिशन दी गई है, याद रखिएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एक और काम कर रहा है, देखो लिखा है माइनिंग कोड। माइनिंग का कोड जो है, कोड माइनिंग का कौन बना रहा है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो माइनिंग कोड इज बीइंग डेवलप्ड, और जैसे ही ये माइनिंग कोड बन जाएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा हॉलिस्टिक रेगुलेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से माइनिंग आपको करनी है, किस तरीके से पीएमएन की मॉड्यूल्स की माइनिंग आपको करनी है। ऑल दीज थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन दैट माइनिंग कोड जो कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी डेवलप कर रहा है, इसको याद रखेगा, ठीक है ना। लास्ट थिंग है जो इसकी असेंबली है, आईएसए के इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की असेंबली जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी होती है आईएसए की, जिसमें सारे आईएसए मेंबर्स रहते हैं। एंड दिस असेंबली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द जनरल पॉलिसीज एंड बजट्स ऑफ आईएसए। तो बजट और जनरल पॉलिसीज जो है वो यही असेंबली बनाती है। तो दैट इज द सुप्रीम बॉडी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ यहाँ पे मूव कर लीजिए। देखते हैं
यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। राजनाथ सिंह कॉल्स फॉर ओपन इंडो पैसिफिक। अब राजनाथ सिंह जी ने ओपन इंडो पैसिफिक के लिए बोला है कि भैया हमको ओपन इंडो पैसिफिक चाहिए, मल्टीलेटरल, फ्री, सॉवरेन, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। ऑब्वियस सी बात है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्री इंडो पैसिफिक, ओपन इंडो पैसिफिक जब रहेगा तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात चलती है। इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द इंटरनेशनल वाटरवेज। इंटरनेशनल वाटरवेज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए। अब जब ये बात चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट की बात होगी ही होगी। तो याद रखिएगा कि एक कोड ऑफ कंडक्ट फाइनलाइज होने वाला है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि एक कोड ऑफ कंडक्ट फाइनलाइज हो रहा है। और कोड ऑफ कंडक्ट कौन फाइनलाइज कर रहा है? वो फाइनलाइज कर रहा है आपका चाइना और आसियान नेशन। तो चाइना और आसियान जो कंट्रीज़ हैं वो मिल करके कोड ऑफ कंडक्ट बना रही है फॉर साउथ चाइना सी। एंड लेट्स सी कि अगर ये कोड ऑफ कंडक्ट फाइनलाइज हो जाता है चाइना और आसियान कंट्रीज़ के बीच में, तो ये दैट विल बी वेरी गुड फॉर द अनक्लॉज एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर द इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इंटरनेशनल वाटरवेज। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस न्यूज आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया एक्सटेंड्स $100 मिलियन लोन टू श्रीलंका। इंडिया ने $100 मिलियन लोन दिया है नाउ श्रीलंका को। और ये एग्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने ये दिया है टू सपोर्ट द आइलैंड नेशन। यहाँ पे श्रीलंका को सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने ये लोन प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पर अगर देखें एग्जिम बैंक के बारे में आपको बता दूं, एग्जिम का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इट इज़ अ होली ओन्ड, याद रखिएगा पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन की गई एंटिटी है। 1982 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1982 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। एम इसका है फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। इंडिया के फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना, इसको फैसिलिटेट करना और फाइनेंस करना। साथ ही साथ ये एक्सटेंड करता है लाइन ऑफ क्रेडिट टू ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि दूसरी कंट्रीज में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी ये लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है। रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स को, सॉवरेन गवर्नमेंट्स को एंड बाहर की जो एंटिटीज़ हैं उनको ये कहना चाहिए कि लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1982 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस एग्जिम बैंक। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम से बची हुई लास्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स से विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में बता देता हूँ आपको। विवाद से विश्वास स्कीम जो है वो डायरेक्ट टैक्स के लिए है। इसको बोलते हैं नो डिस्प्यूट बट ट्रस्ट स्कीम। नो डिस्प्यूट बट ट्रस्ट स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम बोलते हैं। इट इज रिलेटेड टू सेटलिंग द पेंडिंग डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के जितने भी पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने के लिए, है ना, कुछ रिड्यूस्ड टैक्सेस, कुछ पेनल्टी रिड्यूस करके इसको मतलब कि डायरेक्ट टैक्सेस का जो भी पेंडेंसी है उसको ख़त्म करना है। लगभग 9.32 ट्रिलियन जो है वो ब्लॉक्ड थे बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट। एंड उसी को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने बजट में ये अनाउंस किया है ना। एंड 17 मार्च 2020 को प्रेसिडेंशियल असेंट मिला और डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट आया। याद रखिएगा एक एक्ट आया है, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020, ठीक है ना। पर्पस क्या है इस स्कीम का? इस स्कीम का पर्पस पहला है रिड्यूस द पेंडिंग लिटिगेशंस, जितने भी डायरेक्ट टैक्स के लिटिगेशंस हैं पेंडिंग उनको सॉल्व करना। दूसरा जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना। एंड तीसरा है गेटिंग रिलीफ फ्रॉम पेंडिंग डिस्प्यूट्स बाय पेइंग द डिस्प्यूटेड टैक्स एंड गेटिंग वेवर फ्रॉम पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। मतलब आप क्या कर सकते हो कि जितना आपका डिस्प्यूट है उसमें आप पे करो टैक्स अमाउंट एंड वेवर मिल जाएगा आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी में, इंटरेस्ट और पेनल्टी से वेवर दे करके। तो क्या क्या है? लिटिगेशंस को कम करना, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना एंड रिलीफ देना फ्रॉम पेंडिंग द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इसमें नहीं लगेगी, वो पे करने से आपको छूट मिलेगी और आपको इम्यूनिटी मिलेगी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑल्सो। मतलब आपके ऊपर केस भी नहीं किया जाएगा। मतलब अपने आपको जितने भी टैक्स के डिस्प्यूट्स हैं उनको डायरेक्ट टैक्स के उनको निपटा लीजिए। और सिंपल सी बात है, इसमें अगर यूपीएससी कंफ्यूज करेगा तो वो उसको इनडायरेक्ट टैक्स और ये सब लिख करके जीएसटी लिख करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी इन दिस आर्टिकल एज वेल। लास्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ब्लू कॉलर जॉब्स पोर्टल। अपना एक पोर्टल है जो कोई ब्लू कॉलर जॉब्स है। देखो
ब्लू कॉलर जॉब्स कौन से होते हैं? ये एक्चुअली में प्रोडक्शन वर्कर्स होते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन वर्कर्स होते हैं, जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज यानी कि आपकी जो इंडस्ट्रीज हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, यहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको हम ब्लू कॉलर जॉब ओनर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे इनके लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें अपना, जिसका नाम है अपना पोर्टल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अपना पोर्टल किसके रिगार्डिंग है, तो अपना पोर्टल है फॉर द ब्लू कॉलर जॉब होल्डर्स, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज एसेंशियल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे लास्ट में आपको मैं आंसर्स बता दूं, आज के क्वेश्चंस के आंसर्स जो कि पूछे गए हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था हॉल मार्किंग स्कीम के रिगार्डिंग, तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी विल बी द आंसर फॉर दैट। दूसरा मैंने वीज़ा वुड सेट के रिगार्डिंग पूछा था आपको, है ना, वीज़ा वुड सेट के रिगार्डिंग। तो पहला स्टेटमेंट था वर्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, बिल्कुल सही बात है। सेकंड भी सही था, दोनों ही सही हैं। तीसरा मैंने पूछा था सेरल स्टेज का क्या होता है, तो सेरल स्टेज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्राइमरी सक्सेशन। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है प्राइमरी सक्सेशन का, याद रखेगा। दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर। अब हॉल मार्किंग स्कीम के बारे में आपको बताता हूँ जो न्यूज़ में थी। तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की स्कीम है, और इस स्कीम के अंतर्गत ज्वेलर्स जो हैं दे आर रजिस्टर्ड फॉर सेलिंग हॉल मार्क्ड ज्वेलरी एंड रिकॉग्नाइज द टेस्टिंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर्स। तो ज्वेलर्स को रजिस्टर किया जाएगा फॉर सेलिंग द हॉल मार्क्ड ज्वेलरी, मतलब कुछ रजिस्टर्ड ज्वेलर्स ही हॉल मार्क्ड ज्वेलरी बेचेंगे, और साथ ही साथ हॉल मार्किंग सेंटर्स और ये सब रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। प्लस इसमें ये भी मैंडेटरी किया गया है रिसेंटली कि जो हॉल मार्किंग है गोल्ड ज्वेलरीज की वो ज़रूरी हो गई है। और एक और लास्ट चीज़ कि अभी केवल 30% इंडियन गोल्ड जो है जो हॉल मार्क्ड है एक्चुअली में, तो केवल 30% गोल्ड इंडिया का ही हॉल मार्क्ड है, बाकी के लिए ये स्कीम आ गई है। सो दैट इज़ द थिंग फ्रॉम द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज़ इट एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।